दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि कोई भी एक सिविल इंजीनियर कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो ये सब क्वेश्चंस वहीं पे एकदम श्योर है कि पूछे जाते हैं। वहाँ पर ये सब क्वेश्चन एकदम श्योर है पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। बिना इस सब क्वेश्चनों के आप कोई भी जो है इंटरव्यू जो है आसानी से क्रैक नहीं कर सकते हैं और जॉब में आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो दोस्तों ये 50 टेक्निकल जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसको एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक एकदम केयरफुली देखना है। एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जो 50 क्वेश्चन हम लिए हैं उनमें से आपका पहला क्वेश्चन हम लिए हैं कि मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज इन स्लैब। छत में जो सरिया यूज किया जाता है वो सरिया आपका कम से कम कितने डाया का होना चाहिए। वो कम से कम 8 डाया का होना चाहिए। इससे कम का डाया का सरिया आप छत में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इससे कम डाया का सरिया आप यूज कर रहे हैं तो आपका जो छत स्लैब है उतना जो है स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा वो, और उसको फेल्योर करने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें उसके जो भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्क्राइब करके आपको बताऊँगा। पर क्वेश्चन के पीछे जो भी जितने भी सारे इसके पीछे छिपे हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं इसमें डिस्कस करते चले जाऊंगा। बस आपको केयरफुली इसको ध्यान देते जाना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज इन कॉलम। जो पिलर यानी जो कॉलम खड़े किए जाते हैं उसमें कितने का कम से कम सरिया होना चाहिए डाया का, वो है 12 से कम डाया का सरिया आप कॉलम में यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसे कम डाया का करेंगे तो क्या हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा या क्रश हो जाएगा। इस वजह से 12 से कम डाया का सरिया कभी भी कॉलम में यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन चेयर जो हमारे जो मान लीजिए चेयर, सबसे पहले आप चेयर जाने चेयर क्या होता है और कहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है। तो चेयर आपका जो है जब बॉटम और टॉप का सरिया बांधते हैं तो बॉटम के सरिये के ऊपर इसका लेग रख कर हेड के ऊपर टॉप का सरिया बिछाया जाता है। यानी चेयर का मुख्य रोल क्या है कि आपका टॉप और बॉटम की जो जाली होती है दोनों को डिवाइड करता है। डिवाइड के साथ साथ जो उसका लोड आता है उसको भी ये बियर करता है। तो ये छत में भी आप यूज कर सकते हैं इसको। छत में चेयर डालते हैं, उसके बाद आपका जहाँ भी राफ्ट की कास्टिंग होती है, अगर मान लीजिए 4 साढ़े 4 मोटाई का राफ्ट है, 50-50 उसमें कवर है तो 350 हाइट का आपका चेयर यूज होगा। तो चेयर जो यूज हो रहा है वो कम से कम आपका 12 डाया का होना चाहिए। इससे कम डाया का आपका चेयर यूज नहीं कर सकते। अगर इससे कम डाया का यूज करते हैं तो आप वो उतना लोड बियर नहीं करेगा और आसानी से जो है टूट जाएगा। चौथा पॉइंट आपका है चेयर स्पेसिंग मिनिमम जो होना चाहिए वो 1 मीटर या 1 नंबर पर 1 मीटर स्क्वायर। अगर आप लंबाई में डाल रहे हैं, लंबाई में चेयर डाल रहे हैं तो पर 1 मीटर पर एक चेयर, पर 1 मीटर पर एक चेयर होना चाहिए। या फिर 1 मीटर स्क्वायर में यानी 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, यानी लंबाई चौड़ाई 1 मीटर में आपको कम से कम एक चेयर देना है। अब पांचवा आपका है लैपिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर द बार्स हैविंग डायमीटर मोर देन 36 लैप जहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है लैप देने का एक उचित वो होना चाहिए। अगर सरिये का जो डाया है अगर 36 से एबव डाया है तो उसमें कभी भी आप जो है लैप नहीं करेंगे, उसको आप वेल्डिंग से जोड़ेंगे। 36 से कम का सरिया अगर है तो उसको लैप देंगे आप। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आप वहाँ वेल्डिंग का उपयोग करेंगे, कभी भी लैप नहीं दे सकते। छठवां पॉइंट आपका है इन कैंटिलीवर बीम टेंशन जोन इज अप। कैंटिलीवर बीम आप देख रहे हैं, कैंटिलीवर बीम ऐसे ये मान लीजिए आपका फिक्स सिरा हो गया और एक कैंटिलीवर यहाँ पर लोड डाल रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई लोड पड़ रहा है तो इसको यहाँ ऐसे इसको झुका देगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका
ऐसे आएगा। तो वही कह रहा है कि इन कैंटिलीवर बीम टेंशन जोन इज अप, यानी टेंशन जो टेंसाइल फोर्स जो लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ झुक रहा है यानी ये इसमें तनन होगा, ये क्रैक हो जाएगा। एंड कंप्रेशन यानी कंप्रेशन जोन इज बिलो, यानी कंप्रेशन यहाँ नीचे हो रहा है, यानी ये ऊपर का तन रहा तो नीचे वाला क्या हो रहा है, सिकुड़ हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ये कह रहा है। वेयर एज इन सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक यहाँ टेक लगा रहता है, एक यहाँ टेक लगा रहता है। कंप्रेशन जोन इज एबव, यानी कंप्रेशन जोन किस में, इसमें ये ऊपर रहता है, कंप्रेशन जोन यहाँ रहेगा और टेंजाइन जोन नीचे, क्योंकि यहाँ से लोड लगेगा यहाँ पे, लोड जब इस पर डालेंगे तो इसको ये ऐसे बेंडिंग मोमेंट इसका ऐसे जाएगा, तो यानी यहाँ पे एक कंप्रेस कर रहा है और नीचे की तरफ टेंशन कर रहा है। तो वही कह रहा, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो है कंप्रेशन जोन आपका ऊपर होता है और टेंशन जोन नीचे होता है। तो बढ़ते हैं अगला आपका पॉइंट क्या है, फॉर डॉवेल्स रोड मिनिमम डाया बार यूज बार एम। ये डॉवेल्स बार क्या होते हैं, तो डॉवेल्स बार आपका मान लीजिए कोई भी छत है जहाँ पर छत ढलाई कर दिया गया, अब आगे भी अगर हमको छत डालना है, वहाँ पर रिमेनिंग छोड़ते हैं कि यहाँ से फिर हमको छत ले जाना है या फिर राफ्ट ले जाना है, तो उसमें 400 500 या 300 का सरिया जो है बाहर निकाल दिया जाए, ताकि उसको उसमें ज्वाइंट करके लैप देके छत को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। उसी को डोवेल रोड बोलते हैं। और ये मिनिमम कितना चाहिए, 12 mm से कम का डोवेल बार यूज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उतना लोड बियर नहीं कर पाएगा। उसके बाद आपका 8वां पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स यूज इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम इन 6 नंबर और 4 नंबर, यानी अगर आप सर्कुलर कॉलम यानी वर्गाकार कॉलम बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 नंबर बार यानी 4 सरिया यूज होगा, और अगर आयताकार या रेक्टेंगुलर बना रहे हैं तो उसमें 6 नंबर यूज होगा। उसके बाद 9वां पॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्स नॉट लेस देन 0.8% एंड मोर देन 6% ऑफ ग्रोस एट वाट सेक्शन एरिया, यानी अगर छत में आपका लॉन्गिट्यूडनल बार जो मेन बार्स होते हैं पड़ रहे हैं, तो नॉट लेस दैन वो 0.8%, यानी जो उसका एरिया हो रहा है छत का, उसका 8% से कभी भी कम नहीं होना चाहिए, और 6% जो एरिया का 6% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो एरिया आ रहा है उसका 8% से कम भी नहीं होना चाहिए और 6% से भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी इनके बीच में होना चाहिए। 10वां नंबर, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, जो छत ढलाई की जाती है उसको कम से कम 12.5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, इससे कम थिकनेस का स्लैब नहीं ढालना चाहिए, क्योंकि वह क्रैक कर जाएगा। डायमेंशनल टॉलरेंस फॉर क्यूब, जो क्यूब भरते हैं क्यूब टेस्ट के लिए, वो मान लीजिए आपका 150 का आपका 150 बाई 150 का क्यूब डालते हैं, तो जो इसका डायमेंशन होता है, यानी ये आपका 148 या फिर 152 यानी 2 सेंटीमीटर इधर उधर हो सकता है, इससे उधर ज़्यादा का टोलरेंस मान्य नहीं है। उसके बाद आपका 12वां है, मैक्सिमम डायमीटर फॉर यूज इन स्लैब, जो मैक्सिमम यानी जो सरिया स्लैब में यूज हो रहा है उसका सब अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, जो स्लैब का थिकनेस होता है उसका 1/8 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 3.5 न्यूटन पर mm²। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन पर टेस्ट करते हैं, और ये ब्रिक की संदलन सामर्थ्य को दिखाता है, और ये आपका कम से कम 3.5 न्यूटन पर मीटर होना चाहिए, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए यूज किया जाता है। आपका 14वां पॉइंट है, इन स्टील रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड 8 kg पर मेट्रिक टन। अगर आप स्टील सरिया का बाइंडिंग करवा रहे हैं तो अगर 1 मीट्रिक टन सरिया का जो है बाइंडिंग करवा रहे हैं तो उसमें कम से कम 8 किलो का जो है बाइंडिंग वायर यूज होगा। इससे कम अगर बाइंडिंग वायर दे रहे हैं तो यानी कि प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हुआ है, यानी अगर 1 मीट्रिक टन सरिया बांध रहे तो कम से कम 8 kg बाइंडिंग वायर यूज होना चाहिए। 15वां पॉइंट आपका है, इन सॉइल फिलिंग एज पर IS कोड 3 सैंपल शुड बी टेकन फॉर कोर कटिंग टेस्ट फॉर एवरी 100 मीटर स्क्वायर। ये अगर हम कहीं भी मिट्टी की फिलिंग करवा रहे हैं तो
तो वहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर में कम से कम 3 टेस्ट आपके कोर कटर के होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। 16वां पॉइंट, सैंपल्स फ्रॉम फ्रेश concrete shall be taken and at least a set of 6 cube of 150 mm shall be prepared and cured 3 cube each at 7 days and 28 days should be tested for compressive strength। सैंपल जो आपका क्यूब टेस्ट में बनता है वो कम से कम 6 क्यूबों का जो है सेट बनता है, जिसमें 150 mm का जो है जो क्यूब बनता है वो कम से कम 6 बनता है, और 3 क्यूब को आपको 7 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है, और 3 क्यूब को आपको 28 दिन के बाद टेस्ट किया जाता है। 17वां, वाटर यूज फॉर बोथ मिक्सिंग एंड क्यूरिंग शैल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजेरियस, आल्सो एल्कली सॉल्ट शुगर एंड ऑर्गेनिक सबस्टांस नॉट अलाउड। कॉन्क्रीट में जो भी जो है वाटर यूज हो रहा है वह जो मिक्सिंग के लिए या तराई के लिए हो रहा है वह क्लीन और साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, जैसे ऑयल, एल्कली सॉल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक सबस्टांस, ये सब उसमें नहीं होना चाहिए। 18वां, लैप लेंथ फॉर M20 कॉन्क्रीट, कॉलम में आपको कम से कम 45D लेना चाहिए, बी में 60D होना चाहिए और स्लैब में भी 60D होना चाहिए। 19वां पॉइंट आपका है स्टैंडर्ड बिग साइज, जो ईंटे का मानक यानी स्टैंडर्ड जो है साइज है वो है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, ईंट का स्टैंडर्ड साइज है। कलर ऑफ गुड ब्रिक इज डीप रेड, यानी गहरा लाल और चेरी या कॉपर कलर का होना चाहिए। जो आपका गुड कलर जो गुड ब्रिक होता है उसका कलर जो है डीप रेड होना चाहिए और चेरी तथा कॉपर की तरह होना चाहिए। 21वां आपका है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंसिस्ट ऑफ 62 to 67% लाइम, जो ऑर्डिनरी आपका ओपीसी सीमेंट होता है उसमें चूने की मात्रा 62 से 67% से कम या बेसी नहीं होना चाहिए। 22वां, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट नॉट लेस देन 30 मिनट, ओपीसी सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। 24वां, क्वायरिंग के बाद स्टोन में उपस्थित नमी को क्वायरिंग से, जब पत्थर की खुदाई किया जाता है उसको बैलास्ट द्वारा तोड़ा जाता है, जो पत्थर प्राप्त होता है उस पत्थर में जो है जो रस जो उसमें नमी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्वायरिंग शेप बोलते हैं। क्वायरिंग के बाद प्राप्त स्टोन में उपस्थित नमी की क्रिया को सीजनिंग कहते हैं, यानी जब क्वायरी करके पत्थर निकाले जाते हैं और नमी को जब उसमें नमी उपस्थित रहता है उसको निकाला जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सीजनिंग कहते हैं। 26वां पॉइंट आपका है मोस्टली स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी अथवा अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9 के बीच होती है। 27वां, एक गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन की क्षमता उसकी ड्राई वेट के 5% से अधिक नहीं। जो अच्छी क्वालिटी का जो है बिल्डिंग स्टोन पत्थर होगा उसमें पानी की मात्रा उसके वेट का 5% से अधिक नहीं सोखना चाहिए। गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो एक अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग स्टोन है उसका स्ट्रेंथ संदलन सामर्थ्य 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। फाइन एग्रीगेट वह होते हैं जो 4.75 mm की सीव से चालने पर पास हो जाते हैं, जैसे सैंड सिल्ट ETC, और कोर्स वो होते हैं जो 4.75 पर रुक जाते हैं, पास नहीं होते, जैसे ग्रेवल, स्टोन, बायलास्ट, प्लम्स, ये सब कोर्स एग्रीगेट कहलाते हैं। उसके बाद आपका है नॉर्मली कंक्रीट में सामान्यतः 20 mm से 25 mm साइज के एग्रीगेट का यूज किया जाता है। ब्रिक अर्थ में सिल्ट तथा क्ले का परसेंटेज 50% से कम नहीं होना चाहिए। सीमेंट में सामान्यतः 65% कैल्केरियस रॉक तथा 35% एग्रीलियस रॉक होना चाहिए। 65% जो आपका चूनामय पदार्थ और 35% मृत्तिकामय पदार्थ होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए।
उसके बाद सीमेंट का मुख्य घटक लाइम होता है जो 60 से 65% पाया जाता है। 35वां सीमेंट के कणों का पानी के साथ केमिकल रिएक्शन हाइड्रेशन कहलाता है तथा हाइड्रेशन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। यानी जब सीमेंट पानी के साथ क्रिया करती है तो उस क्रिया को हाइड्रेशन कहते हैं तथा हाइड्रेशन के दौरान जो ऊष्मा निकलती है उसे हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। सीमेंट का फाइनल स्टेट इसकी महीनता ज्ञात करने के लिए करते हैं। जो सीमेंट की महीनता फाइनल टेस्ट करते हैं वह उसकी महीनता के लिए करते हैं। 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, उसको 90 माइक्रोन चालने पर अगर 10% से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। 10 से 15 मिनट चालते हैं। अगर 10% से ज़्यादा रुकता है तो वो सीमेंट अच्छा क्वालिटी का सीमेंट नहीं है। 37वां सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस या सरफेस एरिया को सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर ग्राम या मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम में मापते हैं। 38वां कंसिस्टेंसी टेस्ट सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं। 39वां सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट द्वारा फ्री लाइम, फ्री मैग्नीशिया, सल्फर की मात्रा ज्ञात करते हैं। फ्री लाइम के लिए ली चैट्रिलियर, मैग्नीशिया के लिए ऑटोक्लेव और सल्फर के लिए रिजल्ट अभी प्रिंटेड नहीं है। इसका कोई जो है टेस्ट अभी प्रिंटेड नहीं है। 40वां कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य के लिए करते हैं जो क्यूब से करते हैं। क्यूब का साइज आपका बनेगा 70.6 mm या 70 mm का भी बनाते हैं। जो मोर्टार जो क्यूब आपका बनेगा वो 1:3 मोर्टार से बनाते हैं और जो उसका एरिया आता है आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। 45वां आपका है 33 ग्रेड का जो OPC सीमेंट होता है वह सामान्य कार्यों में यूज किया जाता है और 43 ग्रेड का स्टैंडर्ड वर्क व पूर्ण ढालित कार्यों में किया जाता है, जबकि 53 ग्रेड का सीमेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने या बड़े स्ट्रक्चर वर्क में किया जाता है। उसके बाद आपका 46वां है गर्म करने पर सीमेंट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फील्ड में आप हैं साइट पर उसका सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं इसका चेक करना है तो उसको क्या करेंगे, उसमें गर्म करेंगे तो वह कलर चेंज नहीं करना चाहिए और 900 डिग्री तक गर्म करने पर 1 घंटे उसके वेट में 4% से अधिक कमी नहीं आनी चाहिए। अगर 1 घंटे तक 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म करते हैं तो 4% से अधिक कमी नहीं आना चाहिए। 47वां एक बैग सीमेंट का आयतन 0.0345 मीटर क्यूब होता है जो 50 kg बैग में आता है। डेंसिटी आपका 1440-1450 जो भी है के आसपास आता है। 38वां स्लम्प टेस्ट द्वारा वेरी लो वर्केबल कंक्रीट या वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट की वर्केबिलिटी नहीं ज्ञात कर सकते। 49वां है क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ है जो 90% सैंपल पास हो जाता है तथा 5% यानी क्यूब का जब हम जो है जो है टेस्ट करते हैं तो क्यूब का जो टेस्ट आता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आता है यानी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है और वह स्ट्रेंथ जो 90% यानी अगर 100 क्यूब बना रहे हैं तो 95 क्यूब आपका पास होना चाहिए, केवल 5% ही फेल होना चाहिए, तभी वह आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य सही होगा। 50वां आपका है कंक्रीट की थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वह कितना होता है 0.9 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो कंक्रीट की जो है थर्मल कंडक्टिविटी होती है इतना होता है 0.9 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे जो आपको कोई भी प्रेशर सिविल इंजीनियर्स या साइट इंजीनियर्स कोई भी है ये सब जो है मालूम ही होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो 1% अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ आपको डाउट है तो उसको अगर जानना है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप चैनल को जो है शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आपके और भी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मुफ्त की जानकारी के साथ साथ। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।